हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप किन चीज़ों के बीच में होता है? कंपोजिशन के बीच में होता है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंज इन देम। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान में जो रिलेशन है उसके थ्रू हम उसके रिलेशन को हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैटर, लेट्स सपोज एक मैटर है, वो जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है वो है कंपोजिशन। ठीक है, लेट्स सपोज हम कंपोजिशन में एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर का मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल जिन चीज़ों से मिलकर, जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है वो कंपोनेंट्स हैं हमारे कंपोजिशन होगी। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसके अंदर हम कंपोजिशन में कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन और वाटर को। ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे। जैसी कंपोजिशन होगी वैसी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब समझ आई आपको कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम ले रहे हैं यहाँ पे वाटर की एग्जांपल। और चेंजेस का भी मैंने आपको बता दिया है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं मैटर टू मैटर या मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इन फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर जो प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं वो हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं, और बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को भी हम इसमें स्टडी करते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशंस ऑन मैटर। ये सब चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये इसके अंदर हम कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को। ठीक है, कोवलेंट और हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जा रहे हों, उसके अलावा उसके अपार्ट फ्रॉम दीज टू एलिमेंट्स कोई और एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ना हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं। अभी आपका लेवल छोटा है, 9th क्लास में हम उसकी टाइप्स तो नहीं पढ़ेंगे, जिसमें आपको बता देती हूँ कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। और ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं ये कंपाउंड्स। ठीक है, और इनके डेरिवेटिव्स जो हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन या अल्काइन से अगर हम कोई और मॉलिक्यूल डिराइव करते हैं, कंपाउंड डिराइव करते हैं, तो उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और इसको हम लेबॉर्ट्री में हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट ने इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप फर्स्ट वाला याद कर लेते हैं तो सेकंड में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनको हम सिंथेसाइज भी कर रहे हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट ने, फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट ने ये नेचुरली और सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया है। ठीक है, और इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो पेट्रोलियम में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में भी इन्होंने कवर किया हुआ है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन
तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन कंपाउंड्स को हम स्टडी कर रहे थे, उनके अलावा तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस जो हैं केमिकल इंडस्ट्री में हम ग्लास इंडस्ट्री में हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री, सिरामिक्स और मेटलर्जी, ठीक है, यहाँ पे इनकी मेजर एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायो जैसे कि आपको नेम से ही जाहिर हो रहा है, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो इसमें हम इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बायो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाली सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन, ये होता है बायो, इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही स्टडी किए जा रहे होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो हम ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, तो हम उसको ले रहे होते हैं अपनी फूड में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे अंदर जाके जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन है, और जो जिस तरह से वो उसके केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, उस सब स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में कर रहे होते हैं, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस जो हैं वो मेडिसिन्स में, फूड साइंसेस में और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को, केमिकल कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं कमर्शियल स्केल पे। तो हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे होते हैं बेसिक केमिकल्स की, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स। और ये बेसिक कंपाउंड्स जो हैं फर्दर हमारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र में अमोनिया यूज़ हो रहा होता है, और सोप की मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिक सोडा यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, पेंट्स में, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, ये सारी चीज़ें बेसिक हमारे जो केमिकल्स हैं ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और केमिकल और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। रेडियो केमिस्ट्री, यहाँ पे रेडियो केमिस्ट्री को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी नेचर में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अनस्टेबल हैं, और वो रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, ठीक है। वो रेडिएशंस जो हैं वो उनकी जो एप्लीकेशन हमारी ज़िंदगी में कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर हम यूरेनियम की बात करें, तो यूरेनियम अनस्टेबल है और वो रेडिएशंस को एमिट करता है। उन रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। The main concern of this branch is with the atomic energy and its use in daily life. It includes the study of chemical effects resulting from absorption of radiations within animals, plants and other materials. और इसकी applications हैं, it has vast applications in medical treatment, food preservation of food, generation of electric power through nuclear reactors, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट पे होने वाले इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स एंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं, हम ह्यूमंस जो इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। और
chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement, protection against the pollution. ठीक है। तो अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो उन उसके नतीजे में हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसकी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं अगेंस्ट पोल्यूशन। जैसे कि अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं उसके नतीजे में हमारे पास वाटर पोल्यूशन होती है, उसके नतीजे में हमारे पास एयर पोल्यूशन होती है, और इन्हीं पोल्यूशन की वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो अगर हम इन्वायरमेंट को अपने को स्टडी करें, उस पर हम रिसर्च करें, तो हम इनको अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रख सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, उसको हम हार्मफुल गैसेस से बचा सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एक सैंपल के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, उनकी सेपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और वो कितने मिकदार में मौजूद हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो हम बता सकते हैं। और सेपरेशन के लिए दो तरह से कर सकते हैं एनालिसिस। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ, इधर इफ़ है तो यहाँ पे ऑफ आना था, प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि कौन सी केमिकल स्पीशी या केमिकल कंपोनेंट मौजूद है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कर रहे होते हैं स्टडी, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमें बताता है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल। क्वांटिटेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी भी सैम्पल की, किसी भी कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इन दिस ब्रांच द डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर द एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं एनालिसिस के लिए, और इस ब्रांच के जो स्कोप है वो फूड, वाटर, इन्वायरमेंट और केमिकल एनालिसिस के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का हमारा लेक्चर, जो कि कवर कर रहा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी, और अगर आपकी इसमें कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।